चलिए दोस्तों, आज ओपिनियन या एडिटोरियल कह लो, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको लेकर मैं आया हूँ आपके सामने। और चलो जल्दी करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबे में हो जाते हैं तो मज़ा नहीं आता। पहला है इसमें बे फॉर ब्लड। बे फॉर ब्लड का मतलब होता है खून का प्यासा हो जाना। खून का प्यासा, खून का प्यासा, खून का प्यासा। बे फॉर ब्लड का मतलब होता है खून का प्यासा, खून का प्यासा। जैसे कि आपने बे मतलब होते हैं इन कुत्तों का ग्रुप होता है जो शिकारियों के साथ, हंटर के साथ रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, कोई ऊपर देखते हैं कोई शिकार है तो भौंकने लग जाते हैं। तो बे का मतलब होता है ये कुत्तों का ग्रुप जो होता है उसे बोलते हैं बे। तो वो शोर मचाते हैं तो शिकारी को पता लग जाता है कि वो रहा वो, तो बे वहां का मतलब होता है। दूसरा मतलब होता है बे का मतलब यूज किया जाता है बहुत सारे एक तरह के ग्रुप के लिए किया जाता है। जनरली प्लूरल लोगों के लिए किया जाता है, काफी लोग होते हैं उनके लिए किया जाता है जो किसी के खून के प्यासे होते हैं। जैसे आपने देखा हो ना कि कोई आपने देखा कि काऊ का बीफ मिल गया जो होता है मांस वगैरह मिल गया, तो सब लोग भीड़ ने मारा, मॉब लिंचिंग कर दी, लिंचिंग बोलता है, लिंचिंग कर दी, मार दिया, तो खून के प्यासे हो गए हैं। तो उसे बोलते हैं कि बे फॉर ब्लड, है ना, बे फॉर ब्लड। एंग्री मॉब या एन एंग्री क्राउड ऐसे बोल सकते हो, है ना। एंग्री क्राउड एंड एंग्री, या एक मॉब जो थी, मॉब का मतलब ही होता है वायलेंट भीड़। वॉज बेइंग फॉर हिज ब्लड, वॉज तो नहीं, फिर वर आ जाएगा क्योंकि मॉब कलेक्टिव नाउन होता है, बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं। अ ग्रुप ऑफ पीपल ऐसे भी यूज कर सकते हो, पर पीपल वर बेइंग फॉर हिज ब्लड, जो लोग वाग थे उसके खून के प्यासे हो रहे थे। पर ध्यान रखना ये थोड़ा प्लूरल के लिए आता है, ठीक है। बे फॉर ब्लड। क्राउड भी एक कलेक्टिव नाउन होता है और मॉब भी एक कलेक्टिव नाउन होता है। मॉब का मतलब होता है उग्र भीड़। देखो भीड़ को क्या बोलते हैं, क्राउड। भीड़ को क्या बोलते हैं, भीड़ को क्राउड। पर जब ये भीड़ वायलेंट हो जाती है तो उसे मॉब कहा जाता है, ठीक है। ये दोनों का मतलब भीड़ होता है, हिंदी में लिखा रहता है मॉब। आ गया खून का प्यासा होना, ये एग्जाम में आते हैं एक्चुअली। अच्छा, अगला है हैव वंस केक एंड ईट इट टू। केक रखना भी और खाना भी। जैसे अगर आपके पास केक है तो आप उसको खाओगे तो वो खत्म हो जाएगा। अब आप कहते हो नहीं नहीं, खाएं भी और खत्म भी ना हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं आपको बताऊंगा, आपको समझ आ जाएगा। मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू कैसे? अच्छा, तुम गन्ना चूसना भी चाहती हो और दांत टूटने से भी डरते हो। चॉकलेट खाना भी है पर कीड़ा लगने से डरते हो। गाड़ी चलाना भी है पर एक्सीडेंट से डरते हो। समझ रहे हो? तो किसी चीज की अच्छाइयों को तो अपना लेना, बुराइयां छोड़ देना। अच्छाइयां अपना लेना, बुराइयां छोड़ देना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हैव वंस केक एंड ईट इट टू। इसके और भी सिनोनिम है, देख लो आप। हैव वंस केक एंड इसके सिनोनिम क्या है, और ये रहे, देखो। हैव वंस केक एंड ईट इट टू, यह है यू कांट हैव द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड। ये भी सुना होगा आपने, टू हैव द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड। अच्छा, तुम्हें सब चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। या यू कांट हैव इट बोथ वेज, दोनों तरीके नहीं चलेंगे, एक ही लेना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं। किसी को अपनाना है तो बुराइयां, गुलाब का फूल तो ले लेते, कांटा नहीं चाहिए। तो इसके ये सिनोनिम है, यू कांट हैव इट बोथ वेज या यू कांट हैव द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, अच्छा भी दुनिया है, बुरी भी दुनिया है। आपको अपनाना है तो अच्छाई भी अपनाओ, बुराई भी अपनाओ। ये उसके सिनोनिम हो गए 3। अगला, और चिप अवे एट समथिंग। चिप अवे जानते क्या होता है? चिप अवे का मतलब होता है धीरे धीरे दीमक की तरह खा जाना, कम कर देना। टू ग्रेजुअली रिड्यूस समथिंग सो दैट इट बिकम्स स्मॉलर और वीकर। अगर आपके पैसे खर्च हो रहे हैं तो आपके धीरे धीरे आपकी जो जमा राशि है वो कम होती जा रही है। बीमारी चिप अवे एट हिज पेंशन, ठीक है। चिप अवे का मतलब होता है धीरे धीरे, बार बार असफलता मिल रही तो उसका जो कॉन्फिडेंस है वो चिप अवे होता जा रहा है, धीरे 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 कम होता जा रहा है या कमजोर होता जाता है। टू ग्रेजुअली रिड्यूस यानी होता है कम समथिंग, और सो दैट इट बिकम्स स्मॉलर और वीकर। कोई चीज खा रहे हो, धीरे धीरे वो कम हो रही है या कमजोर होती जा रही है, ठीक है। इसको बोलते हैं चिप अवे, चिप अवे। अगला, स्ट्रेन एवरी नर्व टू गेट और डू समथिंग। जितना भरसक प्रयास करना, इसको क्या बोलते हैं? भरसक प्रयास करना, भरसक प्रयत्न करना। इतनी एक्सरसाइज कर लेना कि हर नर्व दुखने लग जाए। तो स्ट्रेन यानी होता है जोड़ देना, एवरी नर्व,
हर नर्व पे जोर डाल देना, इतनी मेहनत कर लेना कि पूरी नस नस दुखने लग जाए। तो भरसक प्रयत्न करने को बोलते हैं स्ट्रेन एवरी नर्व टू मेक द ग्रेटेस्ट पॉसिबल एफर्ट। आई विल स्ट्रेन एवरी नर्व टू क्रैक IIT, आई विल स्ट्रेन एवरी नर्व टू गेट यू। कुछ भी आप बोलो, मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा, मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा। जमीन आसमान एक करने को क्या बोलते हैं वो भी बता देता हूं। मूव हेवन एंड अर्थ, जमीन आसमान एक करने को बोलते हैं मूव हेवन एंड अर्थ। मूव हेवन एंड अर्थ, जमीन आसमान। गो हेवन, अच्छा अगला है गो फॉर अ टॉस। गो फॉर अ टॉस, इसका मतलब होता है खो जाना, इग्नोर हो जाना, भूल जाना, कोई वैल्यू का ना बचना, बर्बाद हो जाना, है ना, किसी काम का ना रहना। माई ऑल एफर्ट्स वेंट फॉर अ टॉस, माई ऑल एफर्ट्स टॉस पे चले गए, मतलब बुरे हो गए, खत्म, कोई यूज ही नहीं रहा उसका, है ना। आपने जो भी काम करोगे दूसरों के लिए वो गो फॉर अ टॉस, विल गो फॉर अ टॉस, भुला दिए जाएंगे। नेकी करोगे ना, योर नेकी योर गुड डीड्स विल गो फॉर अ टॉस, भुला दिए जाएंगे, इग्नोर कर दिए जाएंगे, कोई वैल्यू के नहीं रहेंगे। इसे बोलते हैं गो फॉर अ टॉस। और इसको बोलते हैं गो हेवायर, मतलब अस्त व्यस्त हो जाना भी। गो हेवायर का मतलब होता है अस्त व्यस्त हो जाना। अगला मेक मिंस मीट आउट ऑफ समथिंग। जैसे आपने देखा होगा कि मीट का जो होता है, जो मांस होता है उसको ऐसे काट काट के ऐसा वो बना लेते हैं, क्या कहते हैं, एकदम पतला कर लेते हैं उसको, एकदम चूरा चूरा कर लेते हैं, फिर उसकी वो कबाब वगैरह बनते हैं। तो मेक मिंस मीट ऑफ मीट आउट ऑफ समथिंग, किसी का चूरा बना देना मार मार के, हरा हरा के। तो आप देखना कि इन अपकमिंग चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया विल मेक मिंस मीट आउट ऑफ ऑल टीम्स। इंडिया सबका चूरा बना देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी, रुइन कर देगी, तबाह कर देगी कंप्लीटली। दीमक टर्माइट्स मेड मिंस मीट आउट ऑफ माई डोर, मेरे दरवाजे का दीमक ने दिवाला निकाल दिया। तो किसी को बर्बाद कर देना, हरा देना, उसे बोलते हैं मेक मिंस मीट आउट ऑफ जो भी वो है, उसको समथिंग की जगह वो रख देना। मेक नो बॉन्स अबाउट समथिंग, मतलब मेक नो बॉन्स अबाउट समथिंग का मतलब होता है अपनी फीलिंग को छुपाना ही नहीं, जो है वो दिल में बोल देना। और इसका एक उल्टा मैंने कल बताया था, होल्ड ऑफ करना, अपनी फीलिंग को छुपा लेना, रुक जाना, ठीक है। होल्ड योर हॉर्सेस, होल्ड योर हॉर्सेस। और क्या बताया था मैंने, अपनी फीलिंग को, इसको ये भी बोलते हैं ना कि अपना आई वियर माई हार्ट ऑन माई स्लीव, मैं अपना दिल जो है स्लीव पर पहनता हूं, ये भी मैंने बताया था कभी। तो मेक नो बॉन्स अबाउट समथिंग, आई मेक नो बॉन्स अबाउट माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली के बारे में कभी भी कुछ छुपाता नहीं हूं। आई मेक नो बॉन्स अबाउट माई फीलिंग, मैं अपनी फीलिंग के बारे में कुछ छुपाता नहीं हूं। तो नॉट टू ट्राई हाइड योर फीलिंग को बोलते हैं मेक नो बॉन्स अबाउट समथिंग, याद रखना, मेक नो बॉन्स अबाउट समथिंग, ठीक है। किसी का अब हड्डी है, मांस नहीं है, तो सबको दिख ही रहा है क्या है। अगला है प्ले द बैलेंसिंग एक्ट। हाँ, ये आपने देखा होगा चुनाव में यूज होते हैं। प्ले द बैलेंसिंग एक्ट का मतलब होता है ट्राई टू गिव इक्वल अमाउंट्स ऑफ इंपोर्टेंस, टाइम, अटेंशन टू और मोर डिफरेंट थिंग्स एट द सेम टाइम। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि एक पति को ऑफिस का भी बैलेंस बिठाना पड़ता है, घर में भी बैलेंस बिठाना पड़ता है। घर में पार्टी में जाना है 6 बजे, ऑफिस में 7 बजे तक काम करना है, कैसे बैलेंसिंग एक्ट, मतलब दो अपोजिट चीजों के बीच में बैलेंसिंग एक्ट बिठाना। अब ऐसा किसी की 2 बीवियां 2 गर्लफ्रेंड है, वो इसमें ऐसे वो भी आप उसका यूज कर सकते हो, प्ले द बैलेंसिंग एक्ट, बट ये सही तरीका है। इसका सबसे एग्जाम्पल यही है, फैमिली और प्रोफेशनल लाइफ, कहते हैं मैं प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ के बीच में प्ले द बैलेंसिंग एक्ट। तो ये अपने एक तरह के एडिटोरियल को सिखाने का तरीका है आसान शब्दों में, वरना इसके सिनोनिम भी हो सकते हैं आगे। तो अभी तो मैं शुरू कर रहा हूं, इसलिए आप बताना कैसा लग रहा है, तो शुरू कर रहा हूं, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं। लीव नो स्टोन अनटर्न, 100%, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, कोई कसर ना छोड़ने को बोलते हैं लीव नो स्टोन अनटर्न। आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न टू गेट यू एडमिटेड in the to the hospital. I will leave no stone unturned to get views. I will leave no stone unturned to crack IIT. कुछ भी। अगला है resilience. Resilience का मतलब होता है लचीलापन, to ability to adapt to and recover from difficult situation. The ability to adapt to and recover from difficult situation. Resilience नहीं बचा है। ये बात में संदर्भ में कही जा रही है, कोटा में स्टूडेंट आजकल आत्महत्या करते जा रहे हैं, तो वो कठिन परिस्थितियों से सामंजस्य नहीं बिता पा रहे हैं, तो उनके अंदर रिजिलियंस नहीं है, लचीलापन नहीं है कि वो ढाल लें अपने आप को। छोटे से बच्चे तो होते ही हैं, वो 12th के बाद आ जाते हैं, कई लोग 12th के पहले ही आ जाते हैं,
और हम लोग उसको अंधी दौड़ में, आजकल क्या है बच्चों को डिप्रेशन ज़्यादा आ जाता है, तो जब वो घर में रहते हैं तब डिप्रेशन होता है। तो सोचो बाहर अकेले चले जाएंगे बेचारे, क्या क्या नहीं झेलेंगे वो, ठीक है। तो टू एबिलिटी टू अडेप्ट टू एंड रिकवर फ्रॉम डिफिकल्ट सिचुएशन को बोलते हैं रेजिलियंस, लचीलापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? लचीलापन। अगला रिट्रीब्यूशन। रिट्रीब्यूशन का मतलब होता है पनिशमेंट फॉर अ क्राइम, ये होता है बदला। रेट्रीब्यूशन, या तुमने किसी पे पानी फेंक दिया ठंड में, अब वही बदला लेगा, वही तुम पे पानी फेंकेगा, तो ये बदला है, जैसे को तैसा देना, उसे बोलते हैं रेट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? रेट्रीब्यूशन, यानी होता है पनिशमेंट फॉर अ क्राइम, रिट्रीब्यूशन करना, बदला लेना, रिवेंज करना, उसे बोलते हैं रेट्रीब्यूशन। अगला है स्नोबॉल। ये आपने सुना होगा स्नोबॉल, इसको समझ लो स्नोबॉल का क्या है, ये मैं समझा देता हूं। कहीं हो गया, अच्छा नहीं हो रहा है, ठीक है। स्नोबॉल का मतलब क्या होता है? टू क्विकली गो बिगर एंड बिगर। इसको ध्यान से समझना। एक बॉल ली आपने, बर्फ का गोला बनाया इतना छोटा सा, ठीक है। अब आपने जमीन पर उसको आगे सरका दिया, तो वो अपने साथ साथ और बर्फ कलेक्ट करती जाएगी और धीरे 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 बड़ी होती जाएगी। करके देखना, कहीं बर्फ का गोला हो, उसको और बर्फ पे अपन ऐसा फेंकेंगे ना, तो वो और बर्फ को अपने साथ इकट्ठी करते करते इतनी बड़ी हो जाती है, उसे बोलते हैं स्नोबॉल। इतनी छोटी सी बॉल थी, धीरे धीरे लुढ़केगी, अपने साथ और बर्फ ले लेगी और बड़ा गोला बन जाएगी, उसे बोलते हैं स्नोबॉल। तो इसका मतलब टू क्विकली गो बिगर एंड बिगर, ठीक है, और बड़े होते जाना, और बड़े होते जाना। या फिर आप एक काम करने से बर्फ पे फिसल रहे हो, जूते आपके हैं उस पर बर्फ बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, इसीलिए होता है स्नोबॉल, ठीक है। काफी यूज होता है स्नोबॉल। अगला ज्यादा नहीं 15 है, प्रिकेरियस। ये तो काफी ज्यादा एग्जाम में। प्रिकेरियस का मतलब होता है डेंजरस, पेरिलस भी बोलते हैं इसको। एक क्वेश्चन आता है ना, पेरिल, पेरिल यानी होता है संकट, पेरिल। प्रिकेरियस का मतलब होता है डेंजरस सिचुएशन है, बहुत ज्यादा केयर करना पड़ेगा, पहले से ही करना पड़ेगा। प्री यानी बिफोर, केयर यानी पहले से ही। प्रिकेरियस डेंजरस सिचुएशन है, ठीक है, ये एग्जाम में आता है प्रिकेरियस डेंजरस। अगला नार्सिसिस्ट, ये भी बहुत आता है। ये होता है आत्ममुग्ध आदमी, जिसको अपने अलावा कोई दिखता ही नहीं है। नार्सिसिस्ट, एक्सट्रीमली सेल्फ सेंटर्ड विद एन एग्जैजरेटेड सेंस ऑफ सेल्फ इंपोर्टेंस। आप में से आप काफी लोगों को देखते होंगे, वो नार्सिसिस्ट होते हैं और नेम ड्रॉपिंग करते रहते हैं। नेम ड्रॉपिंग जानते हैं आप? अरे मैं उसको जानता हूं, मैं उसको जानता हूं, मैं उसको जानता हूं, मेरा बहुत जलवा है। नेम ड्रॉपिंग होता है किसी बड़े आदमी का नाम लेके ना अपना जलवा बिखेरना, उसे बोलते हैं नेम ड्रॉपिंग। तो नार्सिसिस्ट आदमी अपना कहता है अरे मैं वो हूं, मैं वो हूं, मेरे से बड़ा मैं, अरे मैं ये कर दूं, अपने अंदर ही अपने आप को बड़ा मानते रहने को बोलते हैं नार्सिसिस्ट आदमी होता है। एक्सट्रीमली सेल्फ सेंटर्ड विद एन एग्जैजरेटेड सेंस ऑफ सेल्फ इंपोर्टेंस। अगला क्राउनिंग आयरनी। आयरनी का मतलब होता है विडंबना। क्राउनिंग आयरनी का मतलब होता है विडंबना, दो अपोजिट चीजें होना, दो अपोजिट चीजें होना, ठीक है। जैसे कि आप कैसे कह सकते हो कि मान लो अपने देश में 80 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है, अच्छी बात है, पर सोचो 80 करोड़ लोगों को अनाज चाहिए क्या? गरीबी है, ये भी एक आयरनी है। आयरनी नहीं है, अनाज तो मिल रहा है पर गरीबी तो है साथ, तो ये आयरनी है। आयरनी का मतलब इसको बोलते हैं विडंबना, भारी विडंबना। क्राउनिंग आयरनी का मतलब भारी विडंबना है। ये एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ ये है, ये भारी विडंबना है, ये भारी विडंबना है। उसके पास गाड़ी तो है, अच्छी गाड़ी, पर अब नौकरी चलेगी तो पेट्रोल भरने के पैसे नहीं है, आयरनी है, तो उसे बोलते हैं विडंबना। दो विपरीत चीजों का होना, उसे बोलते हैं क्राउनिंग आयरनी। चलिए दोस्तों, कैसा लगा वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। ये मैं एडिटोरियल में से वर्ड निकाल कर लाता हूँ एग्जाम के पर्पज से, जो एग्जाम में आए हुए होते हैं, और अपने कमेंट जरूर बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो।